14-15 साल हुआ तो एक्स दिन ये हमारी पार्टी त्रिपुरा का आंचलिक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी था। लेकिन जब 2021 में हमारे पास त्रिपुरा के महाराज श्रीमान प्रद्युत किशोर देव वर्मा जी उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड को लेके हमारे जनजातियों का जो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी हमारे जनजातियों का सोशल इकोनॉमिक कल्चर लैंग्वेज और हमारे आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए जो सेपरेटिस्ट की डिमांड में था उसको ओवरकम करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के नाम पर पार्टी को पूरा नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तैयार ही इसीलिए हुआ है कि छोटे राज्यों की मांग करने वालों की मांग किस तरीके से सरकारी महकमे में पहुंचाया जाए, यानी कि दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य बनने का जो कार्य है वो दिल्ली में होता है, यहाँ नहीं। फेडरेशन में बोडोलैंड की इकाई है, गारोलैंड से हमारे निकमन मरक जी आए हैं, आप लोग तो हैं ही, साथ में हम विदर्भवादी भी हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं। यहाँ तक कि आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि लद्दाख से भी लोगों की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लड़ रहा है। बाकी सब वक्ताओं के भाषण से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि छोटे राज्य की मांग ये दिल से जुड़ी हुई मांग है, ये हर एक इंसान के दिल की मांग है। ये मांग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये मांग हर स्टेट के खुद के ऑटोनॉमी की मांग है। आप लोगों को इससे पहले के वक्ताओं ने यह समझाया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की तरफ से, NFNS की तरफ से मैं आज अपने इस भाषण में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट ही इसीलिए हुआ है, तैयार ही इसीलिए हुआ है कि स्टेट्स की पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स के डिमांड्स हो उसको लेके आगे चले। और इस राह में
आईपीएफटी की जो डिमांड है सेपरेट टिपरालैंड स्टेट की, वो एनएफएनएस के बड़े करीब की डिमांड है और उसको लेकर एनएफएनएस हमेशा तटस्थ रहा है और आगे चल के भी रहेगा। आईपीएफटी का जो पिछले कुछ सालों से जो उसकी जो चाल रही है उसको देखकर एनएफएनएस ने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक निरूप जी हैं, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आगे का मार्ग क्या होगा, वो हमेशा बताते रहते हैं और हम उनसे सीख लेते रहते हैं। उसी सीख के दौरान हम लोगों को इस बात की समझ आती है कि भारतवर्ष सरीके इस बड़े देश में 8-10 अगर नए राज्य तैयार हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है, जबकि हर राज्य का डिमांड करने वाला आईपीएफटी हो या गारोलैंड डिमांड करने वाले हो या मणिपुर में कुकीलैंड डिमांड करने वाले हो या बुंदेलखंड डिमांड करने वाले हो, सबकी मंशा यही है कि हमारा एक सेपरेट राज्य तैयार हो जाए जो हम हमारे तरीके से इसको चला सकें, कानून को ध्यान में रखते हुए। और ये डिमांड जो है, ये डिमांड हर क्वार्टर में आप देखेंगे, हर जगह से आप देखेंगे तो कानूनी तरीके से की जा रही है। किसी ने आज तक कानून हाथ में नहीं लिया है। और चूंकि ये कानूनन मांग है, हम आज यहाँ जो उपस्थित हैं लोग, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़ स्टेट्स को और उसकी सारी इकाइयों को यह मकसद पूरा करने के लिए मदद करें। मदद इसलिए क्योंकि कोई भी काम बगैर एक दूसरे के मदद से होता नहीं है। 5 उंगली अगर अलग रखें तो सारे अलग हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यही कोशिश नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की रही है, आगे भी रहेगी। और मुझे यकीन है कि आईपीएफटी का साथ हमको हर समय मिलता रहेगा और हम आईपीएफटी के डिमांड को, टिपरालैंड के डिमांड को सही समय पर सही जगह पहुंचा सकेंगे। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आगे समय आपको बताए, समय ही आप लोगों को सबको बताएगा। लेकिन एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, एनएस में हम छोटे राज्यों के डिमांड को लेकर प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे और हम ये देखेंगे कि टिपरालैंड में सूरज का उदय कब होता है। आप और हम दोनों मिलकर यहीं इसी जगह उस समय को भी याद करेंगे, इस समय को याद करेंगे और उस समय को सेलिब्रेट करेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। आगे और भी वक्ता हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। अरे भारत एक है तो यहाँ के जो 51 शक्तिपीठ है, इनके वजह से एक है। उनमें से एक शक्तिपीठ आपके पास है। क्या भारत आपका जो त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ है, इसके बगैर भारत का स्पिरिचुअल मैप, आध्यात्मिक जो नक्शा है, वो क्या कभी पूरा हो सकता है? इसी तरह अगर कोई शैवाइट है, उनके 13 जो ज्योतिर्लिंग है, उसके बगैर भारत नहीं बन सकता। उसी तरह अगर कोई वैष्णव है तो 108 दिव्य देश है, उनके हिसाब से 108 दिव्य देश है वैष्णव के लिए, उसके बगैर भारत नहीं बनता। ये कोई लीडर नहीं बनाया भारत को, ये सिद्धपीठ, ये शक्तिपीठ, ये ज्योतिर्लिंग और ये दिव्य
जो देश है, ये भारत को बनाया है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रधानमंत्री अक्सर बोलते रहते हैं भारतवर्ष के बारे में, विष्णु पुराण को कोट करते हैं। अरे वो कोई कंसेप्ट है, इंडिया अभी नहीं बना, इंडिया बन रहा है, उसमें आपको और हमको दोनों को शामिल होना है। तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठना है, त्रिपुरा लैंड के साथ रहना है, गारो लैंड के साथ रहना है, बोडो लैंड के साथ रहना है। हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो। देश कब मजबूत होगा, कब मजबूत होगा? वो स्लोगन को समझे, जब समझेंगे वन नेशन मेनी स्टेट्स। अंबेडकर 1947 में जब सेंटर को मजबूत बना रहे थे, वो खामोश बैठे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन 1957 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, भाषा आधार पर स्टेट्स बने, अंबेडकर ने क्या कहा? नो, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स। तेलंगाना जो बोली बोलता है, आंध्रा भी वही बोलता है, लेकिन एक भाषा के लिए दो राज्य है। वन नेशन मेनी स्टेट्स, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स, ये कंसेप्ट है। हालांकि हमने एनएफएनएस से नारा दिया था, इससे पहले किसी ने जिक्र किया कि ये जो है इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया। सही बात, किस लिए बनाया, किसका इंस्पिरेशन था? जैसे और किसी ने कहा अगर अमेरिका 50 स्टेट हो सकता है तो इंडिया 50 स्टेट क्यों नहीं हो सकता? अरे ये ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं, ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था, Why can't India be 100 states का, not 50? लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। जब 2020 और 21 में जब कोविड आया, 3-4 किताब आए स्मॉल स्टेट्स पे, उसमें बहुत सारे लोग ये लिखा कि इंडिया में कोई भी स्टेट हो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं रहना चाहिए, कोई भी स्टेट में। उत्तर प्रदेश का क्या आबादी है? 12 करोड़। 12 करोड़ का कोई स्टेट होता है? हमने देखा एमएलए एक दूसरे को कार्ड देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं पहचानते, विजिटिंग कार्ड देते हैं, मैं एमएलए हूं। अरे आप भी एमएलए हो, कहां बैठते हो? उसी सभा में बैठता है वो। 450 एमएलए, 250 एमएलसी, रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम में मैंने जजेस को कार्ड, एक दूसरे को कार्ड देते हुए देखा हूं। हम बैठे थे, प्लेन 95 तक तो प्लेन ही नहीं होता था इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए, ट्रेन से जाना पड़ता था। ट्रेन वहीं हम वेटिंग रूम में बैठे थे, वहां चीफ जस्टिस साहब दूसरे से पूछते थे आपका परिचय, उन्हीं के कोर्ट में जज है वो, लेकिन बैठता लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में 40 जज इलाहाबाद में बैठते तो 30 जज लखनऊ में बैठते, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। इस तरह का राज करोगे? जैसे हमारे नीरज भाई बोल रहे थे 900 किलोमीटर तेलंगाना आंध्रा को अलग कर दिया, उसमें कोई हमारे अलग होने के बाद क्या प्रॉब्लम से अलग बात है, लेकिन मैं ट्राइबल एरिया की बता रहा हूं। गोदावरी, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है, गोदावरी, और वहां पूरा ट्राइबल एरिया है, उसको ले जाके यहां पर कम से कम 60-70 गांव को ले जाके आंध्रा में मिला दिया। पहले जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 50 किलोमीटर होता था, आज जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। ट्राइबल 500 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर मुश्किल से जाता है, बस पकड़ के, ये पकड़ के, ऑटो पकड़ के, ये पकड़ के। 500 किलोमीटर कैसे जाएगा? अगर वहां बाढ़ आ जाए किसको बोलेगा? तो इस तरह के कई समस्या हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत सारे वक्ता हमसे पहले बोले हैं, बहुत कवर किया उन्होंने, लेकिन एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एज ए रिस्पॉन्सिबल लॉयर, मैं बोल रहा हूं कि हम सब मिलके ये डिमांड करना चाहिए, स्टेट फॉर्मेशन का गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, एक परमानेंट, जैसे आपने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठा के पूरा विभाजन किया स्टेट का, कंट्री, देश का, उसी तरह एक परमानेंट कमीशन रहने दो। जब जिला बढ़ते हैं तो स्टेट्स क्यों नहीं बढ़ना? तो क्या देश से अलग होना चाहते हैं क्या वो लोग? देश में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा उनका अस्तित्व है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कायम कैसे होगा? अगर त्रिपुरा लैंड नहीं बनता, ये मान के चलो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा लैंड विल हैव नो आइडेंटिटी, क्योंकि आपका जमीन नहीं है। आपका जमीन में भी दूसरे लोग आके बैठेंगे, बाहर से आके बैठेंगे, या देश के अंदर दूसरे इलाकों से आके बैठेंगे, आपका ना अस्तित्व रहेगा ना आइडेंटिटी रहेगा।
So it's all politics of identity. लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर गारोलैंड बनना है तो क्राइटेरिया क्या, अगर बोडोलैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया, त्रिपुरा लैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ही नहीं है। आपने 2002 में जैसे नीरज ने कहा, जब कभी कोलिशन गवर्नमेंट है वो बात सुनता है, नए स्टेट का डिमांड का बात सुनता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1999 में बीजेपी ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास किया कि हम तेलंगाना बनाएंगे। कब? 1999 में। लेकिन 2002 में जब छत्तीसगढ़ बन रहा था, झारखंड बन रहा था और उत्तराखंड बन रहा था, तेलंगाना नहीं बना और क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया। ओके, तेलंगाना बन गया, किस क्राइटेरिया पे तेलंगाना बना? अगेन नो क्राइटेरिया। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पिछले महीने ये हियरिंग में आया है। मैं चाहूंगा मुनीष तामंग और काबिल सीनियर एडवोकेट हमारे साथ है आने विदर्भ के, ये लोग इस केस में शामिल होके, हम ऑलरेडी है उसमें। तेलंगाना बनने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि क्राइटेरिया फिक्स करो। 2002 में 2002 नहीं, 2000 में बना छत्तीसगढ़, 2002 में क्राइटेरिया नहीं फिक्स हुआ। तेलंगाना 2014 में क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पिछले हफ्ते हियरिंग में आया, उन्होंने कहा शायद कश्मीर मैटर में कुछ निकलेगा, तब तक रुक जाओ। हर एक के प्रॉब्लम्स है। किसी और ने कहा लद्दाख बन गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन वहां का प्रॉब्लम्स क्या है मालूम है? आज के दिन जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां के 4 एमएलए होते थे, 1 मिनिस्टर होता था, 1 एमपी होता था। आज के दिन नो एमपी, नो मिनिस्टर, नो एमएलए। किसके पास जाना भाई? गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? और 6000 करोड़ का बजट है, कैसा खर्च करेंगे, किस पे खर्च करेंगे? और वो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां का रीत रिवाज ही नहीं जानता वो लद्दाख का। लद्दाख में बसना, लद्दाख में एक दिन बिताना कोई मजाक की बात है क्या? टूरिस्ट बन के जाओ, एक दिन तो एक्लिमेटाइजेशन में जाएगा आपका, फिर कब समझोगे इसको, पैसे को कैसे खर्च करोगे? इसलिए वहां भी जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब आउटडेटेड हो गए। आज के दिन लद्दाख का लीडरशिप एक स्कूल टीचर के हाथ में गया, वांगचुक, पूरा नाम नहीं जानता मैं, पूरा नाम सोनम वांगचुक। अभी वो बर्फ पड़ रहा था और वो धरना पे बैठा, 20,000 लोग उसके साथ बैठे। दिल्ली आया, फिर उसी तरह का बीट, ये सब हो गया। लेकिन मैं 2-3 बात करके छोड़ देता हूं, बिकॉज ऐसे हम बात करते रह सकते हैं। जब त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ तो हम इसको काफी नजदीकी से हमने इसको स्टडी किया, क्योंकि पहले जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था त्रिपुरा करके, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, त्रिपुरा मोता बना। आईपीएफटी वैसे ही है, हम चाह रहे थे कि अरे दोनों एक जगह होता तो ठीक होता, लेकिन जो भी हो, पॉलिटिक्स अपने हाथ में नहीं होता। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद में वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। जैसे सान्याल साहब इससे पहले बोल रहे थे, वहां भी हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बना। अभी तेलंगाना में भी हमारा प्रॉब्लम वही है। तेलंगाना हमको कोई घर बैठे लाके नहीं दिया, जरूर पार्लियामेंट में बना है, लेकिन जिस दिन एक हमाली एक दिन 300 रुपया कमाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो एक दिन में 3 लाख कमाता है, जब हम दोनों लोग एक आवाज में काम छोड़ के तेलंगाना के लिए मांग किया, तो तब तेलंगाना बना। एक हमाली को और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को सड़क पे आके एक बनना पड़ा, एक आवाज उठाना पड़ा, तब चल के तेलंगाना बना। दूसरा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितना है, जब कांग्रेस पार्टी का आदमी, टीआरएस का आदमी, जितने प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर, लॉयर, हमाली, सब, और एक नक्सलवादी गद्दर। जब आपसे इससे पहले प्रलय जो अभी गा रहे थे, उनको देखने से मुझे गद्दर याद आया। 1 महीना भी नहीं हुआ, गद्दर गुजर गए, और उनका जो ऑपरेशन किए वो डॉक्टर भी यहीं बैठे हैं। जितना उनको, जिस दिन गद्दर गुजर गए, इस डॉक्टर को जो हजारों ऑपरेशन किए होंगे,
मैंने कभी उनके सूरत पर दुख नहीं देखा, क्योंकि उनका प्रोफेशनल काम है। उनका 3 ब्लॉक थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, रिकवर हो गया। वो नर्सेस को पकड़ के हॉस्पिटल में, दूसरे पेशेंट्स को पकड़ के, डॉक्टरों को पकड़ के फिर गाना लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन ये काम किया, दूसरा दिन उनका लंग इन्फेक्शन हो गया, वो गुजर गए। कहने का मतलब यह है, एक नक्सलवाद को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी छोड़ के उनको भी जय तेलंगाना बोलना पड़ा। एक ही भाषा, कांग्रेस के हो, टीआरएस के हो, नक्सलवादी हो, कोई भी प्रोफेशन के हो, जय तेलंगाना, तब चल के तेलंगाना बना। ऐसे ही नहीं बना तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी के कारण अलग होंगे। आपको सिर्फ तेलंगाना के 20 सीट पे आपका नजर था, इसलिए आपने तेलंगाना बना दिया। वो 20 नहीं, एक भी सीट नहीं आया। इसी तरह इससे पहले आप YouTube में, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपका हिस्सा इसलिए हूं, आप YouTube में जाके देखो, 2018 में हमने कुमलुक में जो स्पीच दिया, वो आज तक नहीं हटता YouTube से। मैंने उतने देखने वाले हैं। मुझे कभी कभी सुन के मुझे शर्म आता है, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को आसमान पे उठाया था उस स्पीच में। कभी कभी मुझे शर्म आता है, जितना उनसे हमने उम्मीद किया, उन्होंने वो उम्मीदें पूरा नहीं किया। जिस दिन मैं बात कर रहा था, कब था वो? 23 अगस्त 2018। पब्लिक का, तेलंगाना में पब्लिक का मूड मुझे मालूम था। तेलंगाना में 11 सीट है पार्लियामेंट के। असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2019 में। असेंबली में 1 सीट आया, पार्लियामेंट में 6 सीट आए। तो हम समझे ये आदमी जो है तगड़ा आदमी है, और ये देश के जितने भी मसले हैं वो पूरा जो है हल करेगा। लेकिन देश के मसले छोड़ के G20 के पीछे पड़ गए। मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं गोवा में था, मैं बोल रहा हूं, हर एक गांव में गोवा का गांव क्या होता है इस देश जानता ही नहीं है। गोवा का गांव, मैं किसी प्रॉपर्टी खरीदने गया, उसका एक भी कागज के लिए मुझे गांव छोड़ना नहीं पड़ा। मैं पूछा, गांव इतना मजबूत कैसे है? उन्होंने कहा, अरे भाई 500 साल से है। गांव को वो लोग कमुदाद कहते हैं। कमुदाद इतना पावरफुल है कि हर एक डॉक्यूमेंट गांव में मिलता है। इससे पहले नीरज ने कहा गढ़चिरौली किधर, मुंबई किधर, लेकिन हम लोग हर एक लेवल पे, गांव के लेवल पे, स्टेट लेवल, जिस लेवल पे हम हैं, हमको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ये नव भारत के निर्माण के लिए लड़ना पड़ेगा। नव भारत निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे। उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए, वो क्राइटेरिया के लिए लड़ेंगे। एक बात कह के मैं छोड़ देता हूं, फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सब लोग एप्लीकेशन दे दिए, हमको कस्टमरी राइट है। तो एक गांव है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली है विदर्भ में, लेकिन हमको लग के है आदिलाबाद, जो तेलंगाना का एरिया है। जैसे नीरज ने कहा, हमको छत्तीसगढ़ नजदीक है। आई एम टेलिंग यू, ब्रिटिश इंडिया में नागपुर का बेहतर कनेक्टिविटी था, और आज आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर। न प्लेन का कनेक्टिविटी, न ट्रेन का कनेक्टिविटी। कभी हम काम पे जाते हैं, अगर जबलपुर एयरपोर्ट अगर किसी कारण बंद है, तो नागपुर में उतर के 10-11 घंटा ट्रेन इससे जाना पड़ता है, कार से। वाह, हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मालूम। ये समझते कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में, और कैसे पहुंचेगा वहां अगर हवाई अड्डा काम नहीं कर रहा तो? आदिलाबाद में कैपिटल, कौन सा जगह कैपिटल होना चाहिए? दो क्राइटेरिया है। अस्पताल के लिए कहां जाते हो, और शादी का सामान खरीदने के लिए कहां जाते हो? जहां जाते हो वही आपका कैपिटल है। अगर नागपुर से आपको हैदराबाद नजदीक पड़ता है, वही कैपिटल है आपके लिए, ना बंबई नहीं है। सो इसी तरह मेंढालेखा गांव जो है, वो एप्लीकेशन दिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उनको कस्टमरी राइट मिला। क्या राइट मिला? 5000 एकड़ का रिजर्व फॉरेस्ट मिला। पहला साल उन्होंने बंबू बिक्री किया तो 3 करोड़ आया गांव में। वो गांव में है कितने? 70 फैमिली है, 500 उनका आबादी है, दैट इज पॉपुलेशन 500 लोगों का। तो हम गए उस गांव में, और गांव के एंट्रेंस पे क्या लिखा है? मुंबई में हमारा सरकार,
नहीं, दिल्ली में हमारा सरकार, मुंबई में हमारा सरकार, मेंढा लेखा में हम सरकार। जिस दिन ये हर एक गांव में ये बात निकलेगी कि इस गांव में हम सरकार, जैसे गोवा के हर एक गांव में उनका सरकार है, मेंढा लेखा में वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार है उनके गांव में, इस तरह का फीलिंग जब आएगा तभी हम एक नया भारत बना पाएंगे। मजबूत भारत बनना है। मैं जैसे कहा, भारत अभी नहीं बना। हम लोग कहते हैं आर्टिकल 1 में, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ओनली ए यूनियन ऑफ टेरिटरीज। यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है। अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है तो सेंटर को और स्टेट को दोनों को जिम्मेदारी बांटना है। यू कांट डू बॉसिज्म फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का राज नहीं चलेगा। यहां का जो सत्ता है दो सेंटर्स पर टिकेगा, 2 पिलर पर टिकेगा। वो 2 पिलर है सेंटर और स्टेट। हमारे दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। यूनियन लिस्ट आपका है, स्टेट लिस्ट हमारा है और कंकरेंट लिस्ट दोनों का है। जब तक इंडिया फेडरल नहीं बनेगा, एक और बात कह के मैं छोड़ देता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में